आर्टिकल 22 जो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो इसके पहले कि हम ये आर्टिकल पढ़े, हमें कुछ चीजें जानना जरूरी है। सबसे पहला तो ये जो एक दो टर्म लिखे हुए अरेस्ट और डिटेंशन, ये क्या होते हैं? तो बहुत सरल भाषा में आप जान लो, अरेस्ट यानी गिरफ्तारी। किसी भी पर्सन को गिरफ्तार कर लेना मीन्स अरेस्ट। क्या होता है गिरफ्तारी? गिरफ्तारी में एक कोई अथॉरिटी होती है, यूजुअली पुलिस। पुलिस टेक्स अ पर्सन इनटू हिज कस्टडी। ठीक है, कब गिरफ्तार करती है पुलिस? ऐसा तो नहीं है कि आप कोई अच्छा काम कर रहे होगे तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक ठाक काम कर रहे हो, तो पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाए कि आप क्यों पढ़ रहे हो। पुलिस कब गिरफ्तार करती? जब आप पर चार्जेस लगे किसी ऑफेंस के। चार्जेस लगे हैं सिर्फ, ठीक है, आरोप लगा हुआ है किसी ऑफेंस का, किसी क्राइम का। तो किसी क्राइम के चार्जेस पर जब पुलिस या कोई और दूसरी अथॉरिटी कस्टडी में ले ले किसी पर्सन को, उसको कहते हैं अरेस्ट। और इसी कस्टडी का कंटिन्यूअंस जो है, इसी कस्टडी का कंटिन्यू होना जो है, वो डिटेंशन कहलाता है। तो एक तरह से इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं ये, एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड टर्म्स हैं। तो आर्टिकल 22 प्रोवाइड कर रहा है अरेस्ट और डिटेंशन के केस में कुछ तरह के प्रोटेक्शन। यदि पुलिस किसी को गिरफ्तार कर ले और गिरफ्तारी में रखे रहे, हिरासत में रखे रहे, तो क्या क्या प्रोटेक्शन उस व्यक्ति के पास अवेलेबल है, ये बताता है आर्टिकल 22। इसके पहले हम जान लेते हैं कि कितने तरह का डिटेंशन होता है। तो डिटेंशन बेसिकली दो तरह का होता है। पहला होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव वर्ड जो है वो आता है पनिशमेंट से, ठीक है, पनिशमेंट से ये वर्ड प्यूनिटिव डिराइव किया गया है। सो व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड आफ्टर क्राइम, when a person is arrested after a crime for an offense committed by him after trial and convicted by court। ठीक है, जब कोई एक व्यक्ति कुछ अपराध कर लेगा, उस पर ट्रायल चलेगा, मुकदमा चलेगा, ठीक है, और कोर्ट उसको गिल्टी मानेगा, कोर्ट उसको डिक्लेयर करेगा दोषी, गिल्टी, दैट इज कॉन्विक्शन, यानी कि सजा देना। कोर्ट से जब सजा मिल जाए उसके बाद जो अरेस्ट होता है, उसके बाद जो गिरफ्तारी होती है, वो कहलाती है प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पनिशमेंट। एग्जाम्पल है आईपीसी, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, या और भी कई सारे लॉज हैं जैसे पॉक्सो एक्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सारे एक्ट में आपने कोई ऑफेंस किया होगा, उस ऑफेंस का आप पर चार्ज लगा, देन ट्रायल हुआ, देन कोर्ट ने आपको डिक्लेयर करा कि हाँ भाई ये व्यक्ति दोषी है, तब जो अरेस्ट होगा या तब जो डिटेंशन होगा उसको हम कहते हैं क्या? प्यूनिटिव डिटेंशन। ठीक है, और दूसरा डिटेंशन जो होता है वो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। द वर्ड इटसेल्फ इज टेलिंग दिस इज अरेस्ट बिफोर क्राइम। कोई अपराध हुआ नहीं है, अभी आपने कुछ किया नहीं है, फिर भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। किस लिए? एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, एक रोकथाम के लिए, बचाव के लिए जब गिरफ्तार किया जाए उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। और ये कैसे होगा? सस्पिशन के बेसिस पर, शक के बिना पर, शक के आधार पर। ठीक है, सिर्फ एक शक है कि भाई एक व्यक्ति कुछ गड़बड़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो आदतन अपराधी है, आदतन बदमाश है, अक्सर खुराफात करता रहता है, और आगे भी ये खतरा है कि वो फिर कोई खुराफात कर देगा। तो ऐसे केस में
क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन दिया जा सकता है, और कुछ एक ऐसे लॉज हैं जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को प्रोवाइड करते हैं, जैसे टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, जैसे मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये दोनों एक्ट जो है अब ऑपरेशन में नहीं है, ठीक है। और जैसे एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ऐसे ये कुछ एक्ट हैं जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को भी प्रोवाइड करते हैं कि भाई कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये सस्पिशन है कि कोई व्यक्ति टेररिस्ट टाइप की एक्टिविटी या फिर स्टेट एज अ होल के अगेंस्ट कोई क्राइम करने वाला है, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है, टेररिस्ट एक्टिविटी है, तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और मजेदार बात यह है कि इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड दैट अलाउज प्रिवेंटिव डिटेंशन। ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो अलाउड नहीं है, नहीं प्रोवाइड करता है। ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंटिव डिटेंशन को, लेकिन इंडिया में इसको रखा गया है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स हो रही थी तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस पर्टिकुलर पॉइंट का काफी विरोध किया। क्यों? क्योंकि वो ज्यादातर फ्रीडम फाइटर्स थे, और कई बार प्रिवेंटिव डिटेंशन के चक्कर में उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था, है ना। इस तरह का एक एक्ट आप में से कुछ लोगों को याद आ रहा होगा, द रॉलेट एक्ट, जिसको महात्मा गांधी ने ब्लैक एक्ट भी कहा था। उसमें 2 साल तक के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविजन था। 2 साल तक के लिए आदमी को शक के बिना पर गिरफ्तार किया जा सकता था कि कोई एप्रीहेंशन है, एमिनेंट डेंजर है कि फला आदमी गड़बड़ कर सकता है, तो उसको जेल डाल दिया जाएगा। किस अपराध में? किसी अपराध में नहीं, सिर्फ इस सस्पिशन में, सिर्फ इस शक पर कि वो अपराध कर सकता है, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट एक इस तरह का प्रोविजन था, इसलिए काफी इसका विरोध किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसका काफी विरोध किया, फिर भी इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली। उसका एक बड़ा रीजन है ये टेररिस्ट टाइप की एक्टिविटीज, ये डिसरप्टिव एक्टिविटीज जो हमारी कंट्री की इंटेग्रिटी और यूनिटी को हार्म कर सकती हैं, कंट्री की सिक्योरिटी जिनसे थ्रेट में आ सकती है, उन सब को रोकने के लिए इस तरह का प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउ किया जाता है, ठीक है। तो ये था अरेस्ट और डिटेंशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अरेस्ट और डिटेंशन में क्या अंतर होता है और 2 तरह के डिटेंशन कौन कौन से होते हैं। अब आगे हम एक टर्म और समझ लेते हैं, मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं? तो देखिए 2 तरह के मैजिस्ट्रेट्स बेसिकली होते हैं। एक होते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वो मैजिस्ट्रेट्स होते हैं जिनको जुडिशियल फंक्शन एक्सरसाइज करना होता है, जिनके पास जुडिशियल फंक्शन डिस्पेंस करने का काम होता है, जैसे JMSC जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, या जैसे JMFC जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, या फिर CJM यानी कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये 3 क्लासेस हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की। ये ऐसे अधिकारी हैं, ऐसे ऑफिसर्स हैं, ऐसी अथॉरिटीज हैं जिनके पास जुडिशियल फंक्शन, न्यायिक कार्य इनको दिया गया है, ठीक है, वो कहलाते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और दूसरी कैटेगरी होती है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। नाम से ही पता चल रहा होगा, the authority or the officers who are responsible for executive functions, ठीक है।
जो कार्यपालक शक्तियां जिनके पास है, जिनके पास एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है, दो तीन ऑर्गन्स आप याद करो स्टेट के, legislature, executive और judiciary. So these are the part of judiciary and these are the part of executive. So those authorities who are assigned with executive functions, example DM यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, SDM यानी कि सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एक्सेट्रा, ये सब होते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। आप में से कुछ लोग एग्जाम क्लियर करके यही बनने वाले हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, है ना। DM SDM कुछ बनोगे आप लोग, यूपीएससी क्लियर हो गया तो डायरेक्ट DM, नहीं तो SDM, है ना, PSC के थ्रू, तो ये आप बनने वाले हो, ठीक है। ये अंतर है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में। अच्छा, अब आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से मिलता जुलता एक टर्म होता है जजेस, ठीक है, जजेस एक मिलता जुलता टर्म होता है। तो जजेस देखिए जो है एक बड़ा टर्म है, एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है, एक कैच ऑल टर्म है। सारे वो लोग जो जुडिशियल फंक्शन एक्सरसाइज करते हैं वो जजेस होते हैं। मतलब जजेस इंक्लूड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है, जजेस इंक्लूड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। लेकिन जज में कुछ और बड़ी हायरार्की भी होती है, जैसे सेशन जजेस, असिस्टेंट सेशन जजेस, एडिशनल सेशन जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ये सब बड़े स्तर के या बड़े लेवल के अधिकारी हैं, हायर रैंक के अथॉरिटीज हैं। तो हायर रैंक के जुडिशियल ऑफिसर्स को जजेस कह देते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा ज्यादा। जजेस जो है, जज इज अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ पर्संस परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शंस, ठीक है। मजिस्ट्रेट आर सबसेट ऑफ जजेस, ठीक है, मजिस्ट्रेट्स आर सबसेट ऑफ जजेस, जजेस इंक्लूड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप सभी को। ये आपके सिलेबस का पार्ट भले ना सही, लेकिन आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 22 जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। हम समझ चुके हैं कि अरेस्ट और डिटेंशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। कोई अथॉरिटी जब किसी व्यक्ति को किसी क्राइम के चार्ज पर अरेस्ट कर ले तो उसको क्या कहते हैं, अरेस्ट या फिर डिटेंशन, कस्टडी में रख लेना, ठीक है। तो नंबर 1, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड shall be retained in custody without being informed of the grounds of such arrest, ठीक है। जो भी व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है, जो भी व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है, उस व्यक्ति को ये ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे जिन ग्राउंड्स पर उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। बताना पड़ेगा कि साहब हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, हम आपको हिरासत में ले रहे हैं, किन ग्राउंड्स पर, इन ग्राउंड्स पर, ये चार्जेस आप पर लगे हैं, फला फला व्यक्ति ने लगाए हैं, उसका ये आरोप है कि आपने उसके अगेंस्ट सो एंड सो ऑफेंस कमिट किया है, इस ग्राउंड पर हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। तो सारे ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे। ये नहीं बताएंगे तो क्या हो जाएगा, पुलिस के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होंगे, किसी पुलिस वाले से आपकी लड़ाई हो जाए तो फिर तो आप गए जेल के अंदर बेमतलब में, है ना। तो इतना एक्स्ट्रा पावर पुलिस के पास ना हो, इसलिए ये एक सेफ गार्ड रखा हुआ है कि ग्राउंड्स तो बताने पड़ेंगे। एंड ऑल्सो the detained person have right to consult and be defended by a lawyer of his choice, ठीक है। हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है जो गिरफ्तार हो रहा है कि वो अपनी पसंद के लॉयर को कंसल्ट कर सके
और लॉयर उसके केस को डिफेंड कर सके। ठीक है, ये उसका राइट है। हर एक गिरफ्तार व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो अपनी पसंद के लॉयर को कंसल्ट करे। ठीक है, और उसके द्वारा डिफेंड हो। कहाँ पर? जुडिशरी में, कोर्ट के सामने उस पर्टिकुलर व्यक्ति को डिफेंड किया जाएगा। ठीक है, दिस इज आर्टिकल 22 का क्लॉज 1। क्योंकि मैंने एक चीज बताई थी आप सभी को कि जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाएगा, जजमेंट नहीं आ जाएगा, तब तक पर्सन क्या माना जाता है? आरोपी। ठीक है, he is not declared as a criminal or guilty। ठीक है, तब तक वो आरोपी माना जाता है, ना कि अपराधी। अपराधी है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कोर्ट डिसाइड करेगा। और आप याद करो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मैंने आपको पढ़ाया था, उसका पहला पोस्टुलेट क्या कहता है? ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम का मतलब है a person shall not be punished without giving reasonable opportunity of being heard। सुनवाई का मौका हर व्यक्ति को दिया जाएगा। ठीक है, हर आरोपी को सुनवाई का अधिकार, सुनने का अवसर दिया जाएगा। उसका पक्ष, उसका साइड जानने की भी कोशिश करेगी कोर्ट। ठीक है, आरोपी व्यक्ति का भी साइड जानने की कोशिश करेगी कोर्ट। और कब हो सकता है ये राइट टू बी हर्ड? जब उसके पास एक लॉयर होगा जो उसको डिफेंड करेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो है कहीं ना कहीं उस नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का ही फर्दर मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, ये तो हो गई एक बात या पहली बात। अब आते हैं क्लॉज 2 पर। क्लॉज 2 पर आते हैं। क्लॉज 2 कहता है द अरेस्टेड पर्सन shall be produced before the nearest magistrate within 24 hours of his arrest। within 24 hours of his arrest, 24 घंटे के भीतर उसकी गिरफ्तारी के उसको पास के मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्यों प्रोड्यूस करना पड़ेगा भाई? ताकि पुलिस वाले लॉकअप में उसके साथ ज्यादती ना करें, क्रूएलिटी ना करें, मार मार के हड्डी पसली तोड़ के, 3rd डिग्री टॉर्चर करके उससे झूठ को सच और सच को झूठ ना बुलवा लें। इस चीज को इंश्योर करने के लिए विदिन 24 आवर्स उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था पहले भी। एक फिल्म आई थी गंगाजल। गंगाजल नाम की एक फिल्म आई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि पुलिस की कस्टडी में कुछ लोगों की आंखें फोड़ दी गई थी। ठीक है, तो वो फिल्म जो है वो एक रियल, या उस फिल्म का वो पर्टिकुलर जो इंस्टेंस था आंखें फोड़ देने वाला, वो एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड था। बिहार का एक जिला है भागलपुर, वहां पर ये हुआ था कि पुलिस वालों ने कस्टडी में आंखें फोड़ दी थी अरेस्टेड पर्सन के। तो ऐसी किसी तरह की ज्यादती ना हो, उसके लिए ये क्लॉज रखा गया है कि 24 आवर में मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मैजिस्ट्रेट देखेगा कि भाई जिसको गिरफ्तार किया था उसको 24 घंटे में ढंग से रखा है कि नहीं रखा है। ठीक है, ढंग से रखा है कि नहीं रखा है, ये बात जो है इंश्योर करेगा मैजिस्ट्रेट। ठीक है, अगला पॉइंट जो है वो ये कहता है नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन अ कस्टडी
beyond the period for which his detention is authorized by judicial magistrate। ठीक है, आप गिरफ्तार करके ले आए, बढ़िया, ठीक है, 24 घंटे के भीतर आपने मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर दिया। अब फिर मैजिस्ट्रेट आपको बताएगा कि इसको फर्दर आप कस्टडी में रखो या रिलीज कर दो, छोड़ दो, जाने दो। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि जितना टाइम मैजिस्ट्रेट ने बोला है, कौन से मैजिस्ट्रेट ने, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने जितना टाइम बोला है सिर्फ उतने टाइम आप कस्टडी में रख सकते हो। ये पुलिस वालों के लिए है ये प्रोविजन कि पुलिस वाले किसी भी आरोपी को सिर्फ उतने टाइम के लिए कस्टडी में रख सकते हैं जितने टाइम के लिए मैजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज किया हो। ठीक है, मैजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज किया हो, जितना रीजनेबल हो उसको कस्टडी में रखना, उतने टाइम को ही रखेंगे एंड नॉट बियॉन्ड दैट पीरियड। ये भी एक सेफगार्ड आर्टिकल 22 में है। अगेन क्यों उससे ज्यादा नहीं, ज्यादा रखोगे तो उनके साथ मारपीट हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनके साथ क्रूएलिटी हो सकती है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो सकता है वगैरह। इसके लिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बताएगा कि कितनी कस्टडी जरूरी है, रखना भी है कस्टडी में कि नहीं। भाई बढ़िया आदमी है, उसको जब बुलाएंगे कोर्ट आ जाएगा, है ना, जब बुलाओगे आप थाने में पूछताछ के लिए वो आ जाएगा, तो क्यों कस्टडी में रखना है ना। और यदि रखना भी है तो कितने दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, कितना रखना है ये भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बताएगा। ठीक है, ये था क्लॉज 1, 2 और 3। ये 3 सेफगार्ड प्रोवाइडेड है किसी भी डिटेन्ड या अरेस्टेड पर्सन के लिए आर्टिकल 22 में। ठीक है, आर्टिकल 22 में ये सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड है एक अरेस्टेड पर्सन के लिए। ठीक है, हाँ एक बात और, जो क्लॉज 2 है उसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, ये जो 24 आवर्स का पीरियड है, 24 आवर्स का पीरियड फॉर प्रोडक्शन बिफोर मैजिस्ट्रेट, इसमें यदि ट्रेवलिंग का कुछ टाइम है तो वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है किसी बहुत ही रिमोट एरिया में, उस बहुत ही दूर किसी जंगल वंगल में वो छुपा हुआ है, वहां से उसको गिरफ्तार करके लाया जा रहा है मैजिस्ट्रेट के पास, तो उस कंडीशन में वो जो ट्रेवलिंग टाइम है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा 24 आवर्स में से। ठीक है, इतना सा बस आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ स्पेशल सेफगार्ड वुमेन के लिए प्रोवाइडेड है। अरेस्ट के केस में महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल सेफगार्ड्स हैं, वो भी आप जान लो। यदि आप महिला हैं तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है। और यदि आप अथॉरिटी बनने वाले हैं, जो कि आप सभी ही बन जाओगे थोड़े दिन में, है ना, थोड़े टाइम में एग्जाम क्लियर करके, तो आपको भी ये जानना जरूरी है, क्योंकि यदि ये नहीं जानोगे तो फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। नंबर 1, a woman shall not be arrested before or after sunset। ठीक है, सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस। कुछ बहुत ही एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस हैं, जैसे वो महिला बिल्कुल कोई आतंकवादी है ना, और बहुत जरूरी है कि उसको इमीडिएटली गिरफ्तार करें, तब उस केस में हो सकता है। या बिल्कुल 10, 12, 15 मर्डर करके आई है ना, ऐसी कोई एक्सट्रीम कंडीशन आ जाए, तब तो उसको सनसेट के बाद भी या सनराइज के पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन एक जनरल कंडीशन में वुमेन को गिरफ्तार डे लाइट में ही किया जाएगा। ठीक है, दिन के उजाले में, सुबह से लेकर शाम तक उजाला होता है ना, जस्ट टू एंश्योर कि भाई उस महिला के साथ किसी भी तरह की अभद्रता ना हो, कोई इनडिसेंट हरकत ना हो, पुलिस वाले कुछ गड़बड़ ना करें, उस तरह की चीजें इंश्योर करने के लिए ये प्रोविजन रखा गया है। सेकेंडरीली, शी मस्ट बी अरेस्टेड बाय अ फीमेल पुलिस ऑफिसर। किसी महिला को गिरफ्तार करना है
तो महिला पुलिस अधिकारी भी होनी चाहिए। फिल्मों विल्मों में आपने देखा होगा ये चीज कि जब किसी महिला को गिरफ्तार करने जाती है पुलिस तो साथ में कुछ महिला अधिकारी भी होती हैं। ये भी अगेन एक सेफ गार्ड रखा गया है कि भाई ठीक है, यदि चार्जेस भी लगे हैं किसी वुमेन पर तब भी उसकी डिसेंसी को ध्यान में रखा जाए, उसकी मॉडेस्टी जो है उसको ध्यान में रखा जाए, है ना। इसके लिए ये प्रोविजन रखा गया है। थर्डली, if a woman is to be arrested before or after sunset, जैसा मैंने पिछले पॉइंट में बताया था एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में कर सकते हैं, तो यदि कोई ऐसी एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस है जिसमें किसी महिला को बिफोर या आफ्टर सनसेट गिरफ्तार करना ही पड़ जाए तो कब हो सकता है? बाय परमिशन ऑफ अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एक न्यायाधीश जब परमिशन दे, कोर्ट का एक ऑफिसर जब परमिशन देगा, कैसे? वारंट के थ्रू। ठीक है, वारंट तो सुना होगा ये टर्म खूब आपने। गिरफ्तारी करने जब पुलिस जाती है तो लोग पूछते ना वारंट लाए हो। वारंट इज बेसिकली एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की सील और सिग्नेचर के साथ एक ऑर्डर होता है, एन ऑर्डर टू अरेस्ट। ठीक है, तो उस वारंट के साथ ही बिफोर और आफ्टर सनसेट गिरफ्तार किया जा सकेगा किसी भी महिला के लिए। ये 3 सेफगार्ड अरेस्टेड वुमेन के लिए प्रोवाइड किए गए हैं हमारे लॉ में। तो अब पढ़ते हैं आर्टिकल 22 का क्लॉज 4, राइट्स ऑफ अ पर्सन इन प्रिवेंटिव डिटेंशन। राइट ऑफ अ पर्सन इन प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन हम समझ चुके हैं क्या होता है। जब कोई अपराध हुआ नहीं है लेकिन ये सस्पिशन है, ये एप्रीहेंशन है, ये शक है, ये अंदेशा है कि एक व्यक्ति अपराध कर सकता है, तो उस अपराध को प्रिवेंट करने के लिए जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाए और डिटेन कर लिया जाए, पुलिस की कस्टडी में रख लिया जाए, तो उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में भी कुछ राइट्स हैं जो पब्लिक के पास अवेलेबल है। पहली बात तो आप ये याद रख लो कि ये जो 3 राइट्स है ना, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना, लॉयर को कंसल्ट करना, 24 आवर्स के विद इन मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑथोराइज करेगा कस्टडी, ये तीनों सेफगार्ड किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं है। आई रिपीट, दोज 3 rights are not available to a person in preventive detention। किसी व्यक्ति को शक के बिना पर, शक के आधार पर यदि गिरफ्तार किया जाएगा तो जरूरी नहीं है तो उसको 24 आवर्स के भीतर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए, या फिर उसको अलाउ किया जाए कि वो अपने लॉयर को मिल सके, या फिर मैजिस्ट्रेट बताए कि कितने समय इनको जुडिशियल कस्टडी में रखना है। ठीक है, तो वो तीनों राइट्स अवेलेबल नहीं है। क्या राइट्स अवेलेबल है? लेट अस अंडरस्टैंड बाय रीडिंग दिस आर्टिकल। द पर्सन who is kept in preventive detention shall not be kept in detention for a period longer than 3 months। ठीक है, 3 महीने का एक पीरियड दे रखा है। 3 महीने तक के लिए किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कितना टाइम तक रखा जा सकता है? 3 महीने, 3 मंथ्स। ठीक है, ध्यान देना एक बहुत जरूरी बात है, 90 डेज नहीं लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अंतर है दोनों में, 90 डेज और 3 मंथ्स में, क्योंकि हो सकता है कि किसी उसमें 31 वाले 2 महीने और 1 महीना 30 वाला हो तो टोटल 92 डेज हो जाएंगे, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च यदि है तो कितने हो जाएंगे? तो 90 डेज होंगे। लेकिन यदि कोई फरवरी लीप ईयर है तो वो कितना? 91 हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने 90 डेज या डेज नहीं दिए, 3 मंथ्स दिया है।
ठीक है, 3 महीने का मैक्सिमम पीरियड दिया हुआ है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, ये एक मैक्सिमम पीरियड है इन जनरल। ठीक है, जनरली 3 महीने से ज्यादा किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन में ये 3 महीने का पीरियड बढ़ाया जा सकता है। कैसे, देखते हैं। नंबर 1, एन एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ serving or retired judges of high court or person having qualification to be appointed as judge of high court। एक एडवाइजरी बोर्ड होगा जिस बोर्ड में सर्विंग या फिर रिटायर्ड जजेस होंगे हाई कोर्ट के, और यदि इन दो तरह के लोग अवेलेबल नहीं है तो कोई ऐसा व्यक्ति जो क्वालिफिकेशन रखता होगा हाई कोर्ट का जज बनने का। कौन रखता है भाई हाई कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन? ये जो डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, यदि उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो उनको प्रमोट करके हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑफिसर जो हाई कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन रखते हो, उन लोगों से भी वो बोर्ड बन सकता है। तो ऐसा एडवाइजरी बोर्ड जब बताए, जब ये अप्रूव कर दे कि हाँ भाई किसी एक व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा टाइम के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना जरूरी है, बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है, यदि इसको बाहर छोड़ दिया तो हो सकता है ये बम ब्लास्ट कर दे, ट्रेन की बोगी उड़ा दे, या फिर कई सारे लोगों की हत्या कर दे, टेररिस्ट एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व हो सकता है। ऐसा खतरनाक व्यक्ति है, इसको जेल में रखना, इसको डिटेंशन में रखना बहुत जरूरी है। जब वो एडवाइजरी बोर्ड ये कर देगा, ठीक है, जब वो एडवाइजरी बोर्ड ये अप्रूवल दे देगा कि और ज्यादा इसको रखना चाहिए, तो उसको 3 महीने से ज्यादा समय के लिए रखा जा सकता है। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी जो है वो ये कहता है सच फर्दर डिटेंशन शैल नॉट एक्सीड द मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लॉज जो बनाता है, ठीक है, कुछ एक लॉज ही होंगे जिनमें प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविजन होगा, ऐसा लॉ ही एक मैक्सिमम पीरियड बताएगा। ठीक है, मैंने कुछ एक लॉज का नाम आपको बताया था, जैसे एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, या जैसे पोटा है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ऐसे कुछ एक एक्ट्स हैं जो स्टेट के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उनको प्रोवाइड करता है। जैसे टेररिज्म, ये स्टेट के अगेंस्ट एक क्राइम है, ठीक है, उस तरह के क्राइम्स में प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात वो पर्टिकुलर एक्ट्स करते हैं। तो वे ही एक्ट मैक्सिमम पीरियड बताएंगे कि कितना मैक्सिमम पीरियड होना चाहिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का। ठीक है, और उस पीरियड के बियॉन्ड वो एडवाइजरी बोर्ड भी नहीं किसी को डिटेंशन में डाल सकता है। ठीक है, एक मैक्सिमम कैप जो है वो लॉ बताएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट, द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शैल बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू। ये वही वाली बात आ गई जो आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 में हमने पढ़ी थी कि जब आप किसी को गिरफ्तार करते तो ग्राउंड बताते हो, वैसा ही ग्राउंड जो है उसको बताना पड़ेगा। जिसको आप गिरफ्तार कर रहे हो, जिसको आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल रहे हो, उसको ग्राउंड भी बताओगे कि भाई किन ग्राउंड्स पर उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला जा रहा है। एंड लास्टली, the detainee shall be afforded an opportunity to make a representation against detention order as earliest as possible। ठीक है, जितना जल्दी पॉसिबल हो उसको वकील प्रोवाइड किया जाएगा। ये भी एक तरह का सेफगार्ड है, अगेन सिमिलर टू द प्रोविजन गिवन इन 22 क्लॉज 2 जो हम पढ़कर आए हैं। ठीक है, ये दोनों
बिल्कुल सिमिलर ही है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस? एक छोटा सा प्रीलिम का पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 महीने का पीरियड है ना, मैक्सिमम 3 मंथ्स, कि किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में 3 महीने से ज्यादा नहीं रखा जाना चाहिए। 44th अमेंडमेंट ने इस पीरियड को 2 मंथ कर दिया था, ठीक है, 2 मंथ कर दिया था 3 मंथ की जगह। लेकिन ये प्रोविजन जो है कभी फोर्स में नहीं आ पाया, ठीक है, कभी फोर्स में नहीं आ पाया। तो पीरियड कितना है? अभी भी 3 मंथ्स ही है। जस्ट एक एडिशनल फैक्ट है, कभी गलती से किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो, ठीक है। करंट स्टेटस क्या है? वही है 3 मंथ। किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में मैक्सिमम 3 मंथ के लिए रखा जाएगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एडवाइजरी बोर्ड जिसमें जजेस होंगे रिटायर्ड या सर्विंग, या ऐसे लोग होंगे जो हाई कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन रखते हैं, वो यदि अप्रूव कर दें कि हाँ भाई ये प्रिवेंटिव डिटेंशन फर्दर एक्सटेंड कर देना चाहिए, तो वो एक्सटेंड हो सकेगा। लेकिन कितना? मैक्सिमम उतना जितना लॉ प्रोवाइड कर रहा है, एंड नॉट बियॉन्ड दैट, इट शेल नॉट एक्सीड दैट पीरियड, ठीक है। और दो सेफगार्ड ये है कि भाई उसको ग्राउंड्स कम्युनिकेट किए जाएंगे जिन ग्राउंड पर उसको डिटेन किया जा रहा है, और जैसे भी अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी उसको दी जाएगी रिप्रेजेंटेशन की, कि यदि वो कोर्ट वोट जा सकता है अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, तो उसको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए कि हाँ ठीक है आप चले जाओ कोर्ट, जाकर इस ऑर्डर पर स्टे वगैरह ले आओ, ये सब उसको अलाउ किया जाएगा, ठीक है। ये था प्रिवेंटिव डिटेंशन।